Welcome back, my dear students. I am Barkat Ali Mahar, Assistant Professor of Physics from Government Degree College, Tull. As you know that we have learned about the graphical methods for the addition of two or more than two vectors. Today we are going to learn about the analytical methods for the determination of the magnitude of the resultant vector as well as the direction of that resultant vector. तो आज के हम लेक्चर में ये सीखेंगे कि वो एनालिटिकल तरीके या फार्मूलाज कौन से हैं जिनकी मदद से हम आसानी से मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेटेड टू द रिजल्टेंट वेक्टर। तो उसकी मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज कुछ लॉज भी होते हैं जिनको हम एनालिटिकल लॉज कहते हैं। तो ये बहुत आसान होते हैं, पूरी फिजिक्स में आगे आप ये तरीके यूज करते हैं टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। और इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोसाइन लॉ। और कोसाइन लॉ पर एक किस्म का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या तो आप उसको डायरेक्ट याद कर लें कि ये कोसाइन है, कोसाइन लॉ है, या आप उसको डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए अगर ये आ जाए और आपसे कहा जाए उस क्वेश्चन में हाउ कैन वी डिराइव द कोसाइन लॉ फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर मींस रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा गया है कि डिराइव करके दिखाएं कि कोसाइन लॉ किस तरह बनता है, तो कोसाइन लॉ को डिराइव करने के लिए आपको शुरू में साबित करने के लिए दो वेक्टर्स कौन से भी सिलेक्ट करने होंगे किसी भी एंगल पर। तो आप उनकी मदद से ये कोसाइन लॉ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कौन सा कोसाइन लॉ है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अभी बन जाएगा और आप बनाने के काबिल हो जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर। ओके, कम टू द पॉइंट। हम स्टार्ट करते हैं। अब इसका जवाब आप इस तरह लिखेंगे, आप प्रूफ लिखेंगे और उस प्रूफ में आपको कंसीडर करने होंगे दो वेक्टर्स। सो वी कंसीडर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी एट एन एंगल थीटा बिटवीन देम। तो आपने दो कौन से भी वेक्टर बनाने हैं फिगर में। पहले आपने ग्राफिकली शो करना है, बाद में आपने एनालिटिकल तरीके में शिफ्ट होना है। ये तरीका सारे टॉपिक्स में स्केलर्स और वेक्टर्स में होता रहेगा कि पहले हम ग्राफिकली बात करेंगे और उस ग्राफिकल से शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द एनालिटिकल मेथड, जो कि बहुत आसान होगा क्योंकि वहाँ फार्मूला बनते हैं और फार्मूलाज की मदद से आप रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। आपको किसी भी स्केल यूज करने का ग्राफिकली ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए हमने दो वेक्टर कंसीडर कर लिए। एक वेक्टर बिल्कुल एक्स एक्सिस में कंसीडर कर लिया, दूसरा कोई भी ऑब्लिक वेक्टर हमने सिलेक्ट किया जो किसी भी एंगल पर इंक्लाइंड है विद द ए वेक्टर। सो वी हैव कंसीडर्ड टू वेक्टर्स। नाउ यू कैन से वी हैव गिवन टू वेक्टर्स। अब आप इन दो गिवन वेक्टर्स को आपने ऐड करना है। पहले ग्राफिकली ऐड करते हैं बाय एडिंग देम अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। आपने पढ़ा है कि हमने हेड टू टेल रूल में किस तरह वेक्टर्स को ऐड करना होता है। जी हाँ, तो फर्स्ट वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, उसी जगह रखेंगे और उसकी हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को ऐड करेंगे। तो ये फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर के साथ ऐड हो गया। फर्स्ट वेक्टर की टेल लास्ट वेक्टर की हेड को सिलेक्ट करके एक लाइन बनाएंगे, ये एक वेक्टर बनेगा। उस वेक्टर का नाम होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। आप उसकी नाप इस तरह भी ले सकते हैं, ये ग्राफिकल वे हो जाएगा। उसकी एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी भी है ग्राफिकली। यस, तो अभी एनालिटिकली कोसाइन लॉ की तरफ जाने के लिए आपने पहला स्टेप ये करना होता है कि ये जो सेकंड वेक्टर हमने फर्स्ट वेक्टर के साथ ऐड किया हुआ है किसी भी गिवन एंगल पर, इस सेकंड वेक्टर की आपने करनी होती है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन को आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को अगर दो रेक्टेंगुलर कंपाउंड्स में डिवाइड करें तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द रेजोल्यूशन। आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होता है और फर्स्ट ईयर में भी आगे पढ़ेंगे। तो ये आप बी वेक्टर की रेजोल्यूशन किस तरह की जाती है कि बी वेक्टर की हेड से आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएं और परपेंडिकुलर खींचने के बाद आप इस कंपोनेंट को नाम देंगे बी वेक्टर की पैरेलल कंपोनेंट यानी कि एक्स कंपोनेंट।
इसको आप लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकली b cos थीटा। और इस कंपोनेंट को जो कि 90 एंगल पर इस x कंपोनेंट के साथ बन रहा है, इस कंपोनेंट को आप नाम देते हैं b वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट, b वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, b वेक्टर का y कंपोनेंट भी कहते हैं आप इसको। और इस वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू नापने के लिए आप यूज करते हैं b sin थीटा। और इस पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है तो आप जानते हैं, इसको लिखते हैं हम b cos थीटा। यस, तो हमने क्या किया कि फकत b वेक्टर की रेजोल्यूशन की, और रेजोल्यूशन करने से b वेक्टर दो कंपाउंड्स में डिवाइड हो गया। और डिवाइड होने से अब आप ये जरा गौर करें कि हमारे पास एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसमें एक एंगल कौन सी भी राइट एंगल हो, मींस परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो, 90 डिग्री वाली हो, तो इस ट्रायंगल को आप कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है तो हमेशा आपके माइंड में आता होगा पाइथागोरस थ्योरम। यस, पाइथागोरस थ्योरम आपने अब हमेशा अप्लाई करना होता है ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल टू डिटरमाइन एनी साइड। तो हमें कौन सी साइड इस राइट एंगल ट्रायंगल में बनानी है? सपोज इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम रखते हैं हम ओ पी क्यू। सो ओ पी क्यू आपको नजर आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी जो ये साइड है एंगल के साथ वाली, इसको आप बेस कहते हैं। बेस के अपोजिट साइड वाली साइड को आप कहते हैं परपेंडिकुलर, और लार्जेस्ट साइड को आप कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आर हाइपोटेन्यूज है और ए की मैग्नीट्यूड और प्लस बी कॉस थीटा ये बेस को शो कर रहा है, और ये बी साइन थीटा यहाँ पर, जी हाँ, परपेंडिकुलर को शो कर रहा है। तो ये पॉइंट फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट था जो आप समझ गए कि हमने दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद बी वेक्टर की रेजोल्यूशन की, रेजोल्यूशन करने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल अपीयर हो गया। और अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप आर की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ। और उस लॉ को हमने नाम दिया हुआ है कोसाइन लॉ। That is used for only the magnitude of the resultant vector. That is why we say cosine law for the magnitude of r. तो चले हम अब डेरिवेशन की तरफ। ये थी ग्राफिकल बात। अब हम शिफ्ट हो रहे हैं एनालिटिकल की तरफ। ग्राफिकल से एनालिटिकल की तरफ जाने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल अपीयर हो गया है। अब इसकी बात करते हैं। तो अगर मैं लिखूं कि फॉर राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच वन OPQ, by applying the Pythagoras theorem, yes, Pythagoras या Pythagorean theorem भी आप इसको कह सकते हैं। तो मुझे बताइए कि Pythagorean theorem कौन सा है बच्चों? Yes, hypotenuse square is always equal to the sum of the base square plus perpendicular square। इस तरह पढ़ते हैं इसको मैथमेटिकली, वेरी सिंपल है, आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब ये जानिए कि C किसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है? R को। और A बेस किस चीज के बराबर है? A प्लस B cos थीटा। और ये B परपेंडिकुलर किसको शो कर रहा है? B sin थीटा को। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं, वो आपने पाइथागोरस थ्योरम में ओनली सब्स्टिट्यूट करनी है। Then you will be able to derive the cosine law. So now it's very clear. Now you have to go forward. Okay, move on. C की जगह अब मैं रिप्लेस करने लगा हूँ वैल्यूज को। C की जगह आप क्या लिखना पसंद करेंगे? आप कहेंगे R लिखना पसंद करेंगे। A की जगह क्या लिखना पसंद करेंगे? तो वैल्यू गिवन है, यस, A प्लस B cos थीटा, लेकिन स्क्वायर करना है आपने। अच्छा, B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। B परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पर B sin थीटा के बराबर है, होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। यस, मेरी मदद कीजिए सिंप्लीफाई करने में। A प्लस B cos थीटा, यानी इस ब्रैकेट में दो पार्ट हैं, ये A पार्ट है, B पार्ट है, दोनों के सम का स्क्वायर है।
ए प्लस बी, यानी दो चीजों के सम का स्क्वायर किसके बराबर होता है? जी हाँ, आप सब जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का अलजेब्रा में। वेरी गुड, तो इसको सॉल्व कीजिए, मेरी मदद कीजिए। ए स्क्वायर प्लस ये लिख लीजिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, पहली चीज लिखेंगे ए, दूसरी चीज लिखेंगे बी कॉस थीटा। तो मैंने ये सॉल्व कर लिया पूरा स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर की मदद से, और ये प्लस इसको तो आप सिंपली लिख सकते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इट्स अ वेरी सिंपल। अब आपने थोड़ी मैनिपुलेशन करनी है कि ये सारे टर्म्स आपस में एडिशन में हैं, तो आप कोई भी टर्म किसी जगह पे इसको एडजस्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो मैं लिख सकता हूं कि ये ए स्क्वायर है, और इसके बाद में अगर ये टर्म लिखना चाहूं 2ab, और यहाँ पे है cos थीटा, ठीक है। और ये इस टर्म में और इस टर्म में अगर थोड़ा गौर करें तो आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी। यस, व्हिच वन इज कॉमन? साइन इज कॉमन, कॉस इज कॉमन, या बी स्क्वायर इज कॉमन? यस बच्चों, बी स्क्वायर इज कॉमन। तो मैं बी स्क्वायर को यहाँ कॉमन लेता हूँ और बाद में लिखता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मोर सिंप्लीफिकेशन हो गई। थोड़ा अब इस पे गौर कीजिए कि ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपने कहीं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होता है। इसको हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानते हैं, और इस कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या आइडेंटिटी, इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कि ये कंप्लीट ब्रैकेट की वैल्यू बराबर होती है 1 के, होती है ट्रिग्नोमेट्री में। इट्स अप्रूव्ड। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप ना लिखें, ये 1 के बराबर हो गया। अच्छा, ये 1 के बराबर हो गया तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू बी, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने बी स्क्वायर को यहाँ पे लिखा और 2ab cos थीटा को यहाँ पर लिखा, तो ये आर स्क्वायर हो गए। तो ये एक फार्मूला बना, और इस फार्मूला को मशहूर तौर पर जाना जाता है, माना जाता है, पढ़ा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली इन द फील्ड ऑफ द वेक्टर एडिशन। तो इसी का नाम है कोसाइन लॉ। सो कैन वी से दिस कोसाइन लॉ हैज बीन प्रूव्ड? और प्रूव करने में हमें किसने मदद की? पाइथागोरन थ्योरम में मदद की। कब पाइथागोरन थ्योरम मदद कर सकता है? जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हमने थोड़ी सी ये तकलीफ की कि बी वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, हमारे पास ये कोसाइन लॉ आ गया। तो आप लिख सकते हैं दिस इज known as cosine law, लेकिन किस चीज के लिए यूज होता है? फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना होता है जिसका नाम है कोसाइन लॉ। ये एनालिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट वन है। और अगर इस यहाँ पर स्क्वायर ना लिखना चाहे, आर की फकत मैग्नीट्यूड आपने डिटरमाइन करनी है, तो यहाँ पर अदर साइड पर इसको रेडिकल बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिक्स में बहुत आर इक्वल। तो ये है कोसाइन लॉ जो कि आपने डिटरमाइन किया।